फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के बारे में बात की है। हमने बहुत बार उनकी प्रोसेसेस समझे हैं कि कैसे हमने नोटिस का रिप्लाई करना है एंड फिर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कैसे आगे बढ़ना है एंड अगर कोई ऑर्डर आ गया है तो उसकी अपील कैसे फाइल करनी है। अब अपील फाइल करते समय हमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने होते हैं, जिसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। काफ़ी सारी वीडियोस पोस्टेड हैं एंड उसमें हमने हर बार एक एक पर्टिकुलर सेक्शन पे डील किया है। पर अब जो हमारे पास आज जो मैं इस केस लॉ के माध्यम से आपके पास ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, दिस इज़ एक्चुअली द इंटरप्ले ऑफ मोर देन वन सेक्शन। सेक्शन 147 से लेके सेक्शन 151 तक जो ये इंटरकनेक्टेड सेक्शंस हैं, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना जब भी हम ग्राउंड्स बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि ग्राउंड्स बनाते समय ये आपका कई बार एक लीगल ग्राउंड हो सकता है। प्रोसीजरल लैप्सेस होने की वजह से आपका ये लीगल ग्राउंड पे ही आप अपना केस जीत सकते हो एंड अननेसेसरी फर्दर लिटिगेशन में या फर्दर मेरिट्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। So this video, basically what we are going to talk about is on reassessments demystified, exploring the interplay of sections 147 to 151। हम इस वीडियो में बात करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगी बिकॉज दिस इज़ मोर ऑफ अ टेक्निकल थिंग। सो फ्रेंड्स, वी नो दैट सेक्शन 147 जो है वो गेटवे टू द रीअसेसमेंट है। यानी कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है तो उनके पास रीजंस टू बिलीव होने चाहिए एंड एक टैंजिबल मटेरियल होना चाहिए सो दैट दे कैन send you a notice under section 148. 148 is actually the initiation of reassessment proceedings. 147 में वो रीज़न टू फॉर्म बिलीव कर लेते हैं एंड देन 148 में वो आपको नोटिस भेज देते हैं। नाउ 149, जब आपको 148 में वो नोटिस भेजते तो सेक्शन 149 आ जाता है जो आपको ये बताता है कि क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए किसी भी केस को फाइनलिटी तक लेके जाने की। तो कई बार ऐसा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे जाके कुछ सालों बाद रियलाइज़ होता है कि दे हैव मिस्ड आउट एन इनकम विच हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट। तो वो क्या करते हैं, वो आपको रीअसेसमेंट नोटिस भेजते हैं 147 में, जहाँ पे दे फॉर्म अ रीज़न टू बिलीव। बट यहाँ पे एक चेक है जो हमें इस समय बहुत ज़रूरी है चेक करना कि 149 में क्या उनके पास वो पावर है कि वो उसे इतने पीछे जाके खोल सकते हैं। I mean, they can reopen the assessment. This is what is there in this one case which has just come to the notice. इसी केस के बारे में हम नॉर्मली एंड तक बात करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ बीन डिस्कस्ड एट लेंथ। So if we are talking about this case, let me just take you to the case. It is the case of Delhi High Court decision in the case of Capital Power Systems Limited. इस केस को आई वुड रिक्वेस्ट, इफ़ आपको ज़रा भी इंटरेस्ट हो इस चीज़ की डिटेल में जाने में, then you should read this case law because here the Delhi High Court has categorically, has actually dissected this section and they have gone beyond a limit which says अगर 149 में आपका पावर एक्सपायर हो चुका है, द टाइम लिमिट हैज़ गॉन, देन द रीअसेसमेंट कैन नॉट बी डन. So the court decision underlines the importance of adhering to the time limit set out in section 150 clause 2 for reassessments. अब section 151 में क्या होता है, section 150 के बारे में अगर हम बोले तो section 150 एक exceptional clause है जिसमें अगर कोई ऐसी इनकम छूट गई है जो बाद में जुडिशियल अथॉरिटीज़ ने कहा है कि उसका आपको रीओपनिंग करना चाहिए, ओनली इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इट कैन बी रीओपन्ड। या 151 अगर मैंडेट करता है प्रायर अप्रूवल लेना हायर अथॉरिटीज़ से, देन आप इसको रीओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे चेक्स हैं, मतलब हमारा जो सेक्शन 147 टू सेक्शन 151 है, इसमें लाइन बाय लाइन देयर आर चेक्स मेंशन्ड कि किस लेवल पे डिपार्टमेंट को कैसा एक्शन लेना चाहिए। अगर वो उस अपनी बाउंडेड फेंसिंग से अगर वो बाहर जाते हैं, देन
the whole assessment procedure that they have done can go haywire. That means it can be termed out as void ab initio. So it is very important that we look into this aspect. सेक्शन 151 में नॉर्मली सुपरवाइजरी सील ऑफ अप्रूवल आता है, जहाँ पे वो सुपरवाइजरी अप्रूवल देते हैं एंड उसी अप्रूवल के बाद बिकॉज वहाँ पे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स कर देते हैं कि अगर आपके सीनियर ने अप्रूवल दिया है देन देयर हैज़ टू बी अ रीज़न टू दैट, एंड अनलेस द रीजंस आर टू दैट एक्सटेंट कि रीओपनिंग होना चाहिए वे बियॉन्ड द टाइम लिमिट, वहाँ पे अगर प्रॉपर रीजनिंग है ओनली देन द केस कैन बी रीओपन्ड. सो दिस इज़ अ वेरी लैंडमार्क केस लॉ विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल जब भी आपके पास ऐसा कोई केस होता है. सो द जुडिशियल सेफगार्ड, द डिसीजन reinforces the role of judicial safeguards in protecting taxpayers from undue scrutiny by the tax authorities. This is a safeguard and it's very important. Yes, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. टैक्सपेयर के लिए इम्प्लीकेशन ज़रूरी ये है कि टैक्सपेयर को स्ट्रिक्टली अदर करना टाइमलाइंस के लिए जब भी रीअसेसमेंट की बात होती है. आपकी एक गलती से डिपार्टमेंट कैन हैव योर होल केस रीओपन्ड. लीगल रिप्रेजेंटेशन मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ बिकॉज दी टैक्स लॉज आर सो कॉम्प्लेक्स इन आवर कंट्री दैट यू डेफिनेटली नीड टू हैव a legal view or the legal support or the help of a legal professional. आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए जब भी आपके पास ऐसा कोई टैक्स का केस आता है. सो दिल्ली हाई कोर्ट में कैपिटल पावर सिस्टम्स के हम बारे में बात कर रहे हैं. इसमें ऐसा हुआ था कि सर्च एंड सीजर में कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी. सो एसएससी ने अपने नाम पे ले लिया था, प्रोटेक्टिव असेसमेंट हो गया था एंड आईटीएटी ने डिसीजन ले लिया था कि उन्होंने प्रोटेक्टिव असेसमेंट को डिसमिस कर दिया. तो रेवेन्यू ने क्या किया, उसे उस पर्सन के अगेंस्ट पे दोबारा से इनिशिएट कर दिया जबकि टाइम लिमिट उसका जा चुका था. द जजमेंट सेट्स अ प्रोसीडिंग फॉर फ्यूचर केसेस इन्वॉल्विंग रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स. इट इज़ असेंशियल फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स टू स्टे अपडेटेड ऑन लीगल डेवलपमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ टैक्स लॉज. यहाँ पे इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू सी the key provisions in this particular case law, the ones which have got highlighted are section 148, which is clearly states that this section empowers the tax authorities to reopen assessments when income has escaped taxation. फिर section 151 का role play आता है which says that this provision overrides the time limit stipulated in section 149. Okay. When the reassessment is based on an appellate or court order. इसमें court order तो हुआ था, but then was that court order justified enough so that the reopening can be done? This was the question which needs to be answered. So this provisional prohibits, section 150 clause 2 पे अगर हम आएंगे, this provision prohibits reassessment if the time limits stipulated in section 149 have expired before the appellate or court order. So section 150 क्लॉज 2 का ये एक चेक है कि अगर 151 में भी ऑर्डर हो चुका है बट द टाइम लिमिट हैज़ बीन एक्सपायर्ड अंडर सेक्शन 149 देन यू कैन नॉट रीओपन द असेसमेंट. So revenue's argument in this case was the revenue argued that the reassessment was justified under section 148, citing the ITAT's decision that is because they were harping on the amount involved which is 3.45 crores which they consider to be a huge amount. So बाद में क्या हुआ, the revenue claimed that the protective additions were linked to undisclosed income, whatever it was. But when it comes to the role play of these sections wherein the time limit has been disclosed and उस time limit के according आपको काम करना है, तो फिर आप कोई सा भी order कितने भी amount की escapement का आ जाए, but the rules for the time limits being provided in the section cannot be overridden. This is the crux of this decision. So the court emphasized that section 150 clause 1 cannot override expired time limits under section 150 clause 2. This is the crux of the decision which has been given. The court concluded that the ITAT's order had not established any new liability that warranted रीओपनिंग ऑफ द असेसमेंट. सो मिसयूज़ जो 150 का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है उसको रोकने के लिए ये वाला जो डिसीजन है दिस इज़ गोइंग टू बी अ लैंडमार्क डिसीजन. माइंड माई वर्ड्स,
आपको ये वाला डिसीजन ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज द जजमेंट reinforces द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजरल कंप्लायंस इन रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स. मैं हर बार अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाते समय आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई actually go beyond. I read between the lines wherein I can found a procedural lapse or the time gap which advantage I can take, because अगर आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो that the department has failed in following the proper procedure or in following the proper timelines, then definitely the case is on your side. You are on the winning side, no matter whatever the facts of the case you have. But if there is a procedural lapse, then the department is not going to get this case from you. इसीलिए it is very important that whenever you read an order, it is important to check your time frames and check the procedural lapses, if at all, been conducted by the department erroneously, because department बहुत बार ऐसी गलती करता है. So this is very important, and it is very important that you always take a professional help. मेरे बहुत सारे ग्राउंड्स ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो आपको फॉर्मेट्स अवेलेबल है इंस्टा मोजो के लिंक पे, उसमें मैंने लीगल ग्राउंड्स एंड फैक्चुअल ग्राउंड्स को हमेशा बाइफिकेटेड ही रखा है, बिकॉज आई ऑलवेज रेज अ विदाउट प्रेजुडाइज ग्राउंड, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपका केस शुरू के लीगल पॉइंट पे ही उड़ जाए. लेट अस नॉट गो इन टू द फैक्ट्स व्हेन योर लीगल एंड प्रोसीजरल ग्राउंड इज़ so strong. So always take help, because ये जो चीज़ें होती हैं, law is very complex, and to understand that you need to take the help of a professional, and कई बार professionals की help लेने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है. You can just have a view on my channel. There are many videos on guiding you how to make a grounds of appeal and statement of facts. Instamozo link पर आपको formats मिल जाएंगे जो आपको बहुत easy fill in the blanks की तरह आप use कर पाओगे. And if at all you anywhere get stuck up, you can always write to me at support@contest.in. I'm always there to help. I'm sure this video was very helpful to you, and let me see you in the next video. Tab tak, Jai Hind, Jai Bharat.